में आते हैं और उनमें कुछ ऐसे अवामिल भी कारफरमा हैं जिनमें मुख्तलिफ लोगों की रिकमेंडेशन की बुनियाद पर भी मुख्तलिफ जो डोमिसाइल्स हैं वो जारी किए गए हैं और इन डोमिसाइल्स की बुनियाद पर जो वफाकी मुलाजमतें हैं, हजारों की तादाद में ऐसी मुलाजमतें जिनमें इन अफराद को जो कि गैर मुकामी अफराद हैं और उनके तमाम जो डोमिसाइल है वो भी जाली हैं, उनको उन मुलाजमतों पर भर्ती किया गया है। तो ये जो अमल है इसकी तकमील के लिए अब बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। एक अहम बात यह है कि एक तो बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल इसमें पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें जराए ने यह बताया है कि गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीज़ई ने भी इस हवाले से सूबाई जो हुकूमत है भरपूर यकीन दहानी कराई है कि वफाकी सतह पर भी इस हवाले से इस अमल को यकीनी बनाया जाएगा कि जो लोग जाली तरीके से बलूचिस्तान के कोटे पर जो वफाकी महकमे हैं उन मुलाजमतों में जो भर्ती हुए हैं उनके खिलाफ सख्त अब्दुल गनी काकर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपसे मजीद भी जानते हैं। मरकजी रहनुमा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सनाउल्लाह बलोच साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सनाउल्लाह साहब, सच न्यूज को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह साहब, बलोचिस्तान के जाली डोमिसाइल पर वफाकी इदारों में हजारों अफराद की भर्ती का इंकशाफ हुआ है, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अब देखिए जी, ये इसकी बात जो है वफाकी हुकूमत और उनके इदारों के नोटिस में 2004 में जो बलूचिस्तान से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी बनी थी हमारी करंट इशू से मुतल्लिक थी, उसमें ये नोटिस में हमने उनके लाया। ये उस वक्त से जेर बहस रहा है कि बलूचिस्तान की कोई 22,000 के करीब मुलाजमतें जो हैं वो मिसिंग हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट में, और वो किसी जो है जाली और फेक डोमिसाइल के जरिए से इन पे जो है मुख्तलिफ इलाके के लोगों ने आकर कब्जा जमाया है, या ये है कि इन मुलाजमतों पर जो है इस वक्त उनसे फवायद हासिल कर रहे हैं। तो ये मसला उस वक्त चलता रहा। बलूचिस्तान कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी उस वक्त की सिफारिशात पेश की गई। अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बहुत पावरफुल तबके हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, जो बलूचिस्तान के लोकल और डोमिसाइल से आए हैं, वो तो अब ग्रेड 22 और 21 में तक पहुंच चुके हैं, काफी लोग हैं। तो वो नहीं चाहते कि ये मामला जो हो ये हल हो। अभी दोबारा सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबली में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, अदालत में, हर जगह पर यह मसला मुसलसल उठता रहा। तो उसका ये फायदा हुआ कि अभी दोबारा तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये बता दिया गया है कि आप इस सिलसिले में वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करें। तो होपफुली शायद इससे बड़ा बलूचिस्तान को रिलीफ मिलेगा। लेकिन वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो कुछ भी हुआ है इसको फौरी तौर पर अंडू करें। इन तमाम मुलाजमीन को न सिर्फ मुलाजमतों से बर्खास्त करें बल्कि इनके हवाले से उनको कड़ी सजाएं दें जो तनख्वाहें इन्होंने इससे पहले दी है। सनाउल्लाह साहब, वफाक की जिम्मेदारी बनती है, आप अब बजा फरमाए के अंडू करना चाहिए। बलूचिस्तान में यह तमाम तर मामला सामने आया है। जाली डोमिसाइल पर बहैसियत सियासी रहनुमा आप क्या इकदाम कर रहे हैं? आप तमाम लोग सर, ये हमारे ही इकदाम थे। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आई वाज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान कमेटी सिंस 2004। मैंने जब सेनेट में था तो ये किया था। आप अंदाजा लगाएं, आज 16 साल हो गए हैं। 16 साल बाद जाके ये थोड़ी बहुत इसने अटेंशन गेन की है और थोड़ा बहुत ये मसला जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान के सारा मसलूम ने इनिशिएट किया है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में हूँ, हम एमपी फ्रॉम खारान। मेरी कल मीटिंग है अपने डीसी साहब के साथ। इसी सिलसिले में हम अपना वाला लिस्ट यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इस सिलसिले में कार्रवाई जो एज ए पॉलिटिकल लीडरशिप हमने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि अगर कोई चाहते हैं कि लोग बलूचिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो बलूचिस्तान में लोगों में थोड़ी बहुत मायूसी महरूमी पाई जाती है या वो निजाम का हिस्सा नहीं है, उनको किस तरह निजाम का हिस्सा बनाया जाए, सिलसिले में इंशाअल्लाह ये इक़दाम उठाए जाएंगे। दोनों प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर उठाएंगे। इससे बलूचिस्तान के नौजवानों में काफी जो है मेरे ख्याल में उनके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह बलोच, मरकजी रहनुमा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से इकदाम किए जाएं, एज अ सियासी रहनुमा वो इस हवाले से इकदाम कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब आपका। और अब्दुल गनी काकड़, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब्दुल गनी काकड़, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौसम की बदलती हुई रुतों की। मुल्क भर में मानसून का आगाज हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मौसम खुशगवार हुआ तो लोड शेडिंग, कोरोना और महंगाई के शिकार अवाम के चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखेर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों की झड़ी लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की नवीद सुना दी। मसाइल का शिकार अवाम पर कुदरत मेहरबान। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बागों के शहर लाहौर में बारिश के बाद सुरमई बादलों ने डेरे डाल लिए। ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी हसीन बना दिया।
महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजीद बारिश होगी। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में तेज हवाओं से बारिश की तवक्को है। जन्नत नजीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर में 31 रहेगा। कराची में महकमा मौसमियात ने मानसून की बारिशों की नवीद सुनाते हुए शहर में अर्बन फ्लड के खदशे का इम्कान भी जाहिर किया है। बारिशें रात से शुरू होंगी। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ, बताएगा बरसाती नालों की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, शहर कायद में महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ बारिशों की पेशन गोई की गई है, जो 6 तारीख यानी पीर के रोज़ से कराची में दाखिल होगी और जिसका दौरानिया 8 जुलाई तक जारी रहेगा। और तेज़ बारिशों के बायस कराची में जो है अर्बन फ्लड का खदशा भी जाहिर किया गया है। इस वक्त भी शहर कायद के आसमान पर हल्के हल्के काले बादल छाए हुए हैं, कहीं धूप निकली हुई है, कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और हवाएं भी चल रही है, जो कि आज से मज़ीद तेज़ होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं चलने से जो है शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाएगा और जो दर्जा हरारत है उसमें भी खासी कमी आएगी। जब बारिशें होंगी तो बारिशों के बाद मज़ीद शहर कायद का जो मौसम है वो इंतहाई ज़बरदस्त हो जाएगा और गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को आगाह कर दिया है कि शहर कायद में मानसून की जो बारिशें हैं वो तेज़ होंगी और इससे अर्बन फ्लड का खदशा है, जिसके लिए हुकूमत को और दीगर इदारों को इंतजामात करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी, आप कराची से अपडेट कर रहे थे। मानसून बारिशों के पहले स्पेल ने आमद की खबर दे दी। कराची के इलाके कोरंगी के बरसाती नालों की सफाई का अमल शुरू किया नहीं जा सका, जबकि शहरी बारिश का पानी घरों में आने जाने से खौफजदा हो चुके हैं। मजीद जान लेते हैं अता हुसैन से। जी अता। अजी मानसून सर पे आन पहुंचा है, लेकिन शहर में बेशतर नाले जो हैं उनकी सफाई का काम जो है अब तक शुरू नहीं हो सका है। बारिशों की भी पेशगोई कर दी गई है, उसके बावजूद भी शहर के नालों में गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस वक्त मैं कोरंगी के नाले पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये इस नाले में गंदगी के ढेर हैं, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और ये नाला आबादी से मुत्तसिल है और ये नाला यहाँ कोरंगी और क्रॉसिंग और कयूमाबाद से होता हुआ महमूदाबाद और मंजूर कॉलोनी तक जाता है। इस नाले के आसपास जो है रिहायशी आबादी कायम है। अगर ये नाला ओवरफ्लो होता है तो इसका पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल होने का खदशा है। जब लोगों के घरों में पानी दाखिल होगा तो लोग मजबूर नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। जबकि गुज़िश्ता बरस भी ऐसा ही हुआ था कि जब बारिशें हुई, नालों की सफाई नहीं की गई थी तो पानी ओवरफ्लो हुआ था और लोगों के घरों में दाखिल हो गया था, जिस पर लोग जो है लोगों ने नकल मकानी करने पर जो है लोग मजबूर हो गए थे। सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया और शहरी इंतज़ामिया को जो है वो अहकामात भी जारी किए गए कि नालों की सफाई की जाए, लेकिन अब तक जो है उन्होंने जो है वो नालों की सफाई का काम शुरू नहीं किया है। जबकि नालों की सफाई के लिए हर साल जो है फंड्स भी रिलीज किए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए भी दिए जाते हैं, लेकिन नालों की ताहाल सफाई नहीं होती है। वो पैसे कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। शहरी इंतजामिया की गैर संजीदगी और ये नाअहली का जो खुमियाजा है वो शहरियों को भुगतना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। और अभी आपको खबर देंगे, कोटअद्दू में 2 ग्रुप्स में तसादुम के नतीजे में तारिक चौक मैदान जंग में तब्दील हो गया। दर्जनों अफराद ने एक दूसरे पर डंडों, पत्थरों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया। आपको बताएं कि कोटअद्दू में 2 ग्रुप्स में तसादुम के नतीजे में तारिक चौक मैदान जंग में तब्दील हो गया। मजीद जानेंगे काशिफ शाह से। काशिफ, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये कोटअद्दू का इलाका तारिक चौक है, जहां पर दर्जनों अफराद का एक दूसरे पर डंडों, पत्थरों और कुल्हाड़ियों का रोजाना इस्तेमाल आप देख सकते हैं फुटेज में। ये फुटेज रोई न्यूज का मसूल हो गई है। दर्जनों अफराद एक दूसरे पर तसादुम कर रहे हैं, जबकि पुलिस कार्रवाई करने हर दफा यही मामला होते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती, जिसके बाद ये इनका यहाँ पर तसादुम मामूल बन गया। ये एक दूसरे पे आए रोज हमले करते हैं। शहरी खौफ और हिरास में जिंदगी मुब्तला है। उनका शहरी का कहना है दोनों ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया काशिफ शाह, आप अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में कोरोना और शदीद गर्मी के सताए शहरियों पर लोड शेडिंग का अजाब है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शहरियों के लिए दिन और रात गुजारना वबाल बन चुका है।
कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी हैं। बिजली की मुसलसल बंदिश से अवाम आराम के रहे, न काम काज के, घर में सुकून मैसर, न बाहर चैन नसीब। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पंजाब समेत मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे, जबकि देहातों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच चुका है। बाज़ शहरों में शहरियों को बिजली लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। कराची में के इलेक्ट्रिक के बोसीदा तरसीली निजाम की वजह से शदीद गर्मी में रोजाना 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से पानी का बहरान अलग से शिद्दत अख्तियार कर गया है। तवील लोड शेडिंग के सताए अवाम के जहनों में एक ही सवाल है, मुरम्मत के नाम पर आज कितने घंटे बिजली जाएगी। दौरानिया बढ़ाने से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। रात गए बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। IS को हुकाम ने तकनीकी खराबी का जवाब पेश किया तो शहरी कहते हैं सर्दियों में गैस और गर्मियों में बिजली गायब होना मामूल बन गया है। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद, बताइएगा किन इलाकों में बिजली बंद है और कब तक बहाल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? इस्लामाबाद में रात गए तेज हवाओं के साथ जब बारिश क्या हुई उसके बाद बिजली जैसे गायब भी हो गई। आप देखा जाए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है रात गए से जब बारिश के बाद बिजली गायब हो चुकी है और मुख्तलिफ जो इलाकों के जो लोग हैं वो घरों से बाहर आ चुके हैं और कहते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं तो उस वक्त बिजली गायब हो जाती है, जब सर्दियाँ होती हैं तो उस वक्त गैस का जो है बहरान होता है। जबकि तर्जुमान ISCO का कहना है कि जो चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश जो है ट्रिपिंग हुई जिस वजह से जो है बिजली चंद इलाकों से गायब हुई है, तो हम उसको फिक्स कर रहे हैं और जल्दी उस पर काबू पा लेंगे और बिजली बहाल हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनको वो क्या कहते हैं रात गए बारिश के बाद जो बिजली गई है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गर्मियों में होती है जो है ना, गैस नहीं हो, गैस होती है, बिजली नहीं होती है। अभी रात को थोड़ी सी बारिश हुई है और देख लें हम बाहर हैं, साया ढूंढ रहे हैं, गर्मी है, बच्चे भी धूप में हैं और क्या करें, बारिश नहीं होती, वो बिजली नहीं देते हैं। तो जब सर्दी होती है तो गैस का मसला होता है, यही मसले बने हुए हैं। तो अभी हम बाहर निकले हैं, ये रात को थोड़ी सी बस गरज चमक हुई है, उसकी वजह से पता नहीं लाइन ख़राब है या खुद बंद की हुई है, रात की बिजली नहीं है। अभी आपने देखा भी हमारे बच्चे भी उधर साए में बैठे हुए हैं, हम भी खुद भी गर्मी में, बाहर से आदमी आए तो फिर क्या करे, पंखा ना हो, पानी ठंडा ना हो तो प्रॉब्लम होती है। तो ये ऐसा ही होता है, गर्मी में हमें बिजली नहीं मिलती तो सर्दी में गैस नहीं मिलती। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरी कहते हैं कि बारिश तो हो जाती है उसके बाद हब्स बन जाती है और घरों में रहना मुश्किल हो जाता है अगर बिजली ना हो तो। महकमे मौसमियात की तरफ से कहा जा रहा है कि इस साल जो है 20% जो ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, तो अगर इस तरह की बारिशें होती रही, इस तरह अगर थोड़ी बहुत आने के बाद बिजली गायब हो जाती रही तो शहरियों को तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सज्जाद काज़मी आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है, शहरियों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है लेकिन कारोबार भी ठप होकर रह गए हैं। मजीद जान लेते हैं पेशावर से अवैस महमूद से। अवैस, पेशावर में कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत की वजह से पेशावर में भी लोड शेडिंग का सिलसिला, गैर इनानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो इंतहा को पहुंच चुका है। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर लोड शेडिंग के हवाले से बताता चलूँ तो गैर इनानिया लोड शेडिंग शहरी इलाकों में जो है 10 से 12 घंटे जो है वो गैर इनानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे जो है 15 से 18 घंटे गैर इनानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह अगर शहरी इलाकों के हवाले से बताता चलूँ तो शहरी इलाकों में अंदरूने या कतूत गेट, आसिया गेट, गुलबहार और दलजार रोड में जो है वो गैर इनानिया लोड शेडिंग अरूज पर पहुँच चुकी है, जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों के हवाले से बताता चलूँ तो मतनी, कोहाड़ रोड, जो दूसरी जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो है वो गैर इनानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है, जिससे जो शहरी है वो एक तो गर्मी की वजह से परेशान है, दूसरा जो गैर इलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और घरों में महदूद है तो इसी वजह से जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि इन इलाकों में जो है वो पानी की किल्लत भी हो चुकी है। मस्जिदों में जो है वो वज़ू बनाने के लिए पानी जो है वो मुहैया नहीं हो रहा, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी तकलीफ़ात का शिकार है। इसी तरह जो रात और दिन जो है वो यकसा होती जा रही है। 24 घंटे में जो है बामुश्किल 5-6 घंटे जो है वो बिजली रहती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मामूलाती कामों से बरतरफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि जहाँ पे शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे जो है गैर इनानिया लोड शेडिंग से कारोबारी तबका भी जो है काफ़ी मुतासिर हो रहा है। इसी तरह शहरियों का कहना है कि अगर गैर इनानिया लोड शेडिंग पर जो है वो काबू ना पाया गया तो मुकम्मल तौर पर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद।
बलोचिस्तान में 24 घंटों के दौरान सिर्फ 351 कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। बलोचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3 अजला में 49 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बलोचिस्तान में कोरोना मुतासरा 357 मरीज सेहतियाब हुए, जबकि एक मरीज जान की बाजी हार गया। महकमे सेहत बलोचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 49 अफराद में वायरस की तशखीस होने के बाद सूबे में मुतासरा मरीजों की मुसद्दका तादाद 10,766 हो गई है। सुन्नत पर अमल करें, सफाई निस्फ ईमान है। सुपीस पर अमल करें, हाथों को बार बार 20 सेकंड्स तक धोएं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा की तरफ से आगाही मुहिम कैंप लगाया गया है। मजीद जानेंगे मेहरान एजाज से। जी मेहरान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, जहाँ पर इंसाफ लायर्स फोरम की तरफ से आगाही मुहिम का कैंप लगाया गया है। हमारे साथ राना सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क में, हमारे शहर में नहीं, ये पूरी दुनिया में एक वबा है और इससे बचना सिर्फ और सिर्फ हम इस्लामी उसूलों पर अमल करें और अपना एहतियात करें, इससे बचा जा सकता है। चूँकि मैं खुद डायरेक्टली मेरे घर में ये बीमारी आई और उसको एहतियात से अल्लाह ताला ने हमसे दूर किया, और इसमें कोई आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, फेस मास्क यूज़ करें, नमाज पढ़ें, पंजगाना सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करें, तो इसमें कोई ऐसा अमर मानी नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि हमारे पंजाब बार काउंसिल ने इसमें प्रॉपर रोल अदा किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें 10 करोड़ रुपया दिया था लॉयर्स की कोरोना रिलीफ फंड में, और उसमें हमने 25 लाख रुपया, जो किसी भी हमारे साहबका हिस्ट्री चेक कर लें डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा की, इतना ज़्यादा फंड आज तक नहीं मिल सका इस बार को, और 25 लाख रुपया सिर्फ कोरोना रिलीफ फंड के मद में लॉयर्स के लिए हमने इधर दिया है बार में। जी हमारे साथ जिली सदर इंसाफ लायर्स फोरम खुर्रम शहजाद विरक भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को। आज के कैंप का बुनियादी मकसद आगाही मुहिम है कोरोना वायरस के बारे में। हम ज़्यादा से ज़्यादा आगाह करना चाहते हैं अपने लोगों को कि तमाम SOPs पर अमल किया जाए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, मास्क रेगुलरली लगाएं, रश में क्राउडी एरिए में ना जाएं, और इसके अलावा जो जो हिफाजती तदाबीर मुमकिन हो सकें उनको किया जा सके। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि इंसाफ लायर्स फोरम जो है आगाही मुहिम शुरू की है, इसमें आपने हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज करें। जैसा कि राना साहब ने बताया कि हमारे घर में ऐसा हो चुका है, हमने एहतियात से इलाज किया है। जी मियां मेहरान एजाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में PTI रहनुमा इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खान साहब ने बताया कि हक बात कहनी हो तो उससे कभी घबराना नहीं, चाहे वो अपनी हुकूमत में भी किसी के ऊपर अगर हम तनकीद करें और हक बात पे करें तो वो हमें रोकते नहीं। तो मैं समझता हूं कि वो शहर जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो पाकिस्तान के टैक्स में सबसे ज्यादा टैक्स जमा करके देता है, ये शहर है जिधर 58% टैक्स जमा होता है, 30% टैक्स जनरेट होता है, उस शहर में बिजली के निजाम का ये हाल हो 21वीं सदी के अंदर, ये नामंजूर है। और हम इस सिलसिले में क्या क्या करेंगे वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब बताएंगे। आज हमारा यहाँ जमा होकर इस बात का कहना है कि हमारे नजदीक इसका हल ये है कि कराची में एक दूसरी कंपनी लाई जाए मुकाबले पे के इलेक्ट्रिक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आफ्ताब के लिए छोड़ दिया। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस गर्मी में आप तशरीफ लाए। मैं अपने MNA और MPS का बड़ा मशहूर हूँ कि आज कराची की आवाज बन के यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी और मेरे MNAs की उमर अयूब साहब के साथ और MD के इलेक्ट्रिक के साथ 24 मई को जून को मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और वहाँ MD के इलेक्ट्रिक ने यह वादा किया था कि 28 जून को से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। 28 जून को जब मैंने उन्हें कॉल की तो वही आए बाएं शाएं जो पिछले 10 साल से हम इनसे सुनते चले आ रहे हैं। 3 जुलाई को गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई
2.5 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें शहजाद कासिम साहब, उमर अयूब साहब के इलेक्ट्रिक का पूरा अमला, MNA, MPA सब मौजूद थे और वहां पे भी जो रिजल्ट निकला वो 0 था। हमने ये पूछा इनसे कि आपकी डिमांड क्या है कराची की? कभी कहते हैं 3400, कभी कहते हैं 3600, जनरेशन कितनी है? कभी कहते हैं 2800, कभी कहते हैं 3200। 200 मेगावाट टपाल और गुल अहमद एनर्जी देता है इन्हें। 65 से 70 मेगावाट जो है कैनअप देती है इन्हें। इन्होंने हमसे कहा कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है। फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज भी खत्म कर दी गई इनकी। इन्होंने कहा गैस नहीं मिल रही। मैंने गैस का पूरा रिकॉर्ड निकाला MD के सूरी सदन से, तो पता चला 196 MMCF का इनका कॉन्ट्रैक्ट है और इनको 286 MMCF दी जा रही है। हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया गया। ये जो लोड शेडिंग है ये पिछले 10 साल से, जब से 2010 से इन्होंने टेक ओवर किया है, हर साल समर में यही सूरत हाल होती है। कोई सूरत हाल कतन बेहतर नहीं हुई और बल्कि वर्स्ट होती चली जा रही है। इस दफा तो इन्होंने सोने में सुहागा कर दिया। जब लोग क्वारंटीन हुए हैं, आइसोलेशन का शिकार हैं, मेरे मीडिया के भाई भी अभी ये बात कर रहे थे, हमारे MP MNA क्वारंटीन हुए हैं और बिजली नहीं है। और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग में ये क्या करते हैं? 35 दिन का एवरेज लेते हैं और जब एवरेज के ऊपर जब इनसे कंप्लेन की जाती है तो कहते हैं कि ठीक है हम एडजस्ट कर देते हैं। वो यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। बेइंतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे कि आप अपनी लोड शेडिंग बताइए कब से खत्म होगी और ये जो लोड शेडिंग होगी वो अनाउंस लोड शेडिंग होगी और यहाँ आके बताएं जी। और इन्होंने अभी 2 दिन पहले एक लेटर भेजा गवर्नर साहब को कि हम आपको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। जी गवर्नर साहब प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे, कोई MNA नहीं लेगा, कोई MPA नहीं लेगा। प्रेजेंटेशन होगी मीडिया के सामने होगी, यहाँ बैठ के होगी। हमें अवाम के सामने आप दें। दूसरा मुतालबा मेरा ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक क्यों नहीं करते? क्या ऐसी उसमें चीजें मौजूद हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट की शिक मौजूद है जो आप पब्लिक नहीं कर सकते? मैं आज ये अपने MNA MPA और आप सबके बिहाफ पे मुतालबा करता हूं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक किया जाए। गवर्नर हाउस में भी जो मीटिंग हुई उसमें टेक्निकल डिस्कशन नहीं कर पाए, सिर्फ डिस्कशन क्या थी? बैलेंस शीट की थी। इनकी बैलेंस शीट मोटी से मोटी होती चली जा रही है। पिछले 10 सालों में 100 अरब का प्रॉफिट इन्होंने किया है। कितना? 100 अरब का प्रॉफिट किया है। और इनकी कैपिटल इंजेक्शन जो थी 2010 में 240 अरब रुपए की, उसके बाद इन्होंने कोई कैपिटल इंजेक्शन नहीं हुई। अब ये 900 मेगावाट का एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं RL झील के ऊपर। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि मानसून का आगाज हो गया, लेकिन लाहौर के मेन होल्स और नालों की सफाई का आगाज नहीं किया जा सका। शहरियों का कहना है कि नालों में मौजूद कूड़ा करकट की वजह से नाले और फ्लड होने से घरों में पानी हो जाता है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल बताइएगा। जी वैसे तो प्री मानसून से कबल ही वासा की जानिब से शहर लाहौर के जो मुतादिद नाले हैं और जो नालों में गुजरने वाला पानी है उसके बहाव को की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए नालों की सफाई का आगाज़ मानसून से पहले ही कर दिया जाता है और इसके अलावा मेन होल्स की सफाई की जाती है। लेकिन इस दफ़ा इस तरह का देखने में नहीं आया और जो नाले हैं वो गंद से भरे पड़े हैं। शहरी यहाँ पे मौजूद हैं जो खास से परेशान दिखाई दे रहे हैं नालों की सफाई ना होने से। उनसे पूछते हैं, आप बताइएगा कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको नालियों की सफाई ना होने से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इधर का पुराना रहायशी हूँ। तकरीबन मुझे इधर से 50 साल हो गए हैं। जब ये बेसिकली इन्होंने ये पुल बनाया था, जब इन्होंने ये गिराया था, इन्होंने डिमोलिश किया था। बेसिकली उन्होंने सारा मलबा नीचे गिरा दिया। तकरीबन 3 साल से ये बंद है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडें बंद है उसकी, ये पुल की। जब ये पानी ओवर होता है, बारिशें आती हैं, उधर से पानी वादियों में चला जाता है। बेसिकल तो ईद पार्क वाले भी बेसिकल सारे भाई निकले हुए थे, वासा को उधर गए हैं, वासा के दफ्तर। बेसिकल हम बहुत परेशान हैं, देख सकते हैं आप। बेसिकल इसको निकाला जाए ताकि हमारी जान खुलासी हो।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन रावी के इलाके में मौजूद हूँ। ये मेरे अकब में ही नाला है, यहाँ जो सफाई का अमल है वो नहीं किया गया, जिससे यहाँ पर पानी में खासी रुकावट है और इसके अलावा गंद भी जगह जगह मौजूद है। शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इलाका मकीन है, उनका कहना है कि जो बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होने से ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है और बाहर तक जो पानी है वो आ जाता है और उसके बाद जो निचली आबादी हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि नाले से नीचे हैं, वो पानी नाले का बाहर आने के बाद सारा उस जानिब चला जाता है। तो यहाँ के जो मकीन हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं वासा हुकाम से कि फौरी तौर पर यहाँ जो सफाई का काम है उसको शुरू कराया जाए, ताकि मानसून में होने वाली बारिशों से जो पानी खड़ा होता है वो ना हो और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट रहे हैं वो भी उसको भी इंतज़ाम किया जा सकता है। उसके रोकने का सद्देबाब तभी होगा जब यहाँ पर वासा की जानिब से सफाई का इंतजाम किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना है कि माफिया को लगाम डाल रहे हैं, बहुत जल्द आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। कोरोना सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, अवाम को सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में तमाम तर चीज़ों की जो है कीमती आसमानों से बातें करने लगी हैं। आटे की बात करें, चीनी की बात करें, जो है अवाम के गिले शिकवे भी जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ वज़ीर आज़म के जो है मामले खुसूसी उस्मान डार साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कहते हैं। सर बताइएगा कि आटे की कीमतें किस कदर जो है ऊपर जा रही है, चीनी गायब है, यूटिलिटी स्टोर तक चीनी नहीं मिल रही, क्या कहेंगे, अवाम परेशान है? देखें, आपके सामने जिस तरह का कोरोना पेंडेमिक और वबा का सामना रहा, स्मार्ट लॉकडाउन और सेमी लॉकडाउन भी हमने किए पिछले 3-3.5 माह से, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो उस तरह से मुईशत चल नहीं पाई आगे, इंडस्ट्री काम नहीं कर सकी और दीगर शोबे भी आपके सामने बिल्कुल स्टैंड स्टिल थे, रुके पड़े थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें खुल रही हैं और आप भी देख रहे हैं बिजनेस SOPs के साथ हम खोलने की इजाज़त दे रहे हैं और आप लोग देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। यहाँ तक आप महंगाई की बात कर रहे हैं, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो खुद साख्ता महंगाई इलाके की सतह पे, शहरों में, यूनियन काउंसिल्स में की जा रही है, उसको हम सख्ती के साथ क्या कहते हैं आड़े हाथों लें इन लोगों को जो खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं, ताकि अवाम तक जो कीमतें हैं जो हुकूमत की तरह से कीमतों का तयन किया गया वो पास हो सके। उसके साथ साथ मैं पाकिस्तानी कौम को ये यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पूरी कमिटमेंट के साथ, जिस तरह आप कह रहे हैं आटे और चीनी की बात कर रहे हैं, 72 साल तारीख में हमेशा कमीशन बने, रिपोर्ट सामने नहीं आई, ये भी क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जाता है। आटा, चीनी, एयरलाइन क्रैश, कई ऐसी रिपोर्ट्स मंजरे यहाँ पे आ चुकी हैं। अब जिन अदारों ने इंसाफ देना है। जी बिल्कुल, उस्मान डार साहब का यही कहना था कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी की जाएगी, आटे की कीमत में और चीनी की कीमत में भी जो है वो कमी की जाएगी और जो है वो माफिया को जो है वो पकड़ा जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त जो है वो सजाएं दी जाएंगी। फरहान एजाज आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PTI ने जनूबी पंजाब से मुताल्लिक वादे पर अमल करके दिखा दिया, जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल दहलीज पर हल किए जाएंगे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जनूबी पंजाब के इंतजामी मामलात में मुल्तान को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में भी मुकम्मल फाल होगा। मुल्तान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 रोज मौजूद रहेंगे। PTI ने जनूबी पंजाब से मुताल्लिक वादे पर अमल करके दिखा दिया, जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल दहलीज पर हल किए जाएंगे। विफाकी पुलिस ने 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता साल के निस्बत रवां साल के पहले 6 माह के दौरान जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। मजीद जानेंगे असलम खोकर की इस रिपोर्ट में। वफाकी पुलिस की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 72 दर्जे बेहतरी के साथ इस्लामाबाद 142 से 70वें नंबर पर आ गया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल के पहले 6 माह में असला और एमुनेशन और मनशियात की बरामदगी में इजाफा हुआ। डकैती और राहजनी की वारदातों में 52% कमी हुई। सरका बिल जबर में 30%, जबकि नकबजनी की वारदातों में 41% कमी रिपोर्ट हुई। मोटरसाइकिल और कार चोरी की वारदातों में भी 6% कमी देखने में आई। नाजायज असला की बरामदगी में 47% और मनशियात की बरामदगी में 19% इजाफा हुआ। 6 माह के दौरान 8 अंधे कत्ल के मुकदमात हल हुए, मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। 10 खतरनाक डकैत गिरोहों समेत दीगर जराइम में मुलव्विस 867 मुल्जमान
मुलजमान गिरफ्तार किए गए और उनसे करोड़ों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया, जिसमें नकदी, तराई जेवरात, घड़ियां, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर कीमती सामान शामिल है। कार चोरी के 75 मुलजमान गिरफ्तार हुए। 11 करोड़ से ज्यादा मालियत की कारें और मोटरसाइकिल बरामद की गयी। इस्लामाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशों के कब्जे से 6 मन से ज्यादा चर्स, 47 किलोग्राम हेरोइन, 4 किलोग्राम अफ्यून, 10,000 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की। नाजायज असला के जुमरे में 5 दस्ती बम, 31 क्लाशनकोफ, 20 बंदूकें, 543 पिस्तौल, 38 खंजर और 11,000 से ज्यादा राउंड बरामद किए। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मजहबी मूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर जल्द फाइल करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। मकसद ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करना है। प्राइवेट वीजे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। रिपोर्ट करेंगे अलमदाद बलोच। ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट सामने आया तो सलारान, उलमाए कराम और ज़ायरीन की तरफ से मुख्तलिफ नुकात पर इतराज़ात उठाए गए और उन्हें मुस्तरद करते हुए हुकूमत से पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया गया। इस हवाले से उलमाए कराम का कहना था कि पॉलिसी ड्राफ्ट में तरमीम करने की जरूरत है। पॉलिसी में नज़्म ज़ब्त और सहूलियात को बेहतर बनाने बारे इक़दामात को सराहते हैं। बुनियादी तौर पर इस बात से किसी को इख्तलाफ नहीं है कि ज़ायरीन के सफर को महफूज बनाने और उनको सफरी हवाले से मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें बहम पहुँचाने और बाहर के ममालिक में यानी खुसूसन इराक़ में, ईरान में, शाम में इन ज़ायरीन को पेश आने वाली मुश्किलात को मैनेज करने और उनको उस मुश्किल से निकालने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, एक बॉडी चाहिए। ऐसी शिकें हैं जिन पर अमल दरामद जो है वो ज़ायरीन के हवाले से बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सामने आया है इसमें एक दफ़ा दोबारा तरमीम की ज़रूरत है और उन नकाइस और कमज़ोरियों को दूर करने की ज़रूरत है। वज़ीर मज़हबी उमूर से बात हुई है, बाकी जो हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं, बाज़ वज़रा, उनके साथ बात की है तो उन्होंने कहा कि इसमें फिर उलमा के साथ एक मीटिंग करेंगे, जो तब्दीलियाँ करनी है इसमें अब वो कर लेंगे, फिर तब वो काबीना में इंशाल्लाह पेश होगा। वफाकी वजीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि पॉलिसी अभी फाइनल नहीं हुई। स्टेक होल्डर्स से पहले भी मुलाकातें की, अब भी करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके पॉलिसी को जल्द फाइनल किया जाएगा। कंसेप्ट ये है कि ज़ायरीन को सहूलत देना है। मजीद भी हम इस पे मुशावरत करेंगे, उलमा के साथ भी, ज़ायरीन के कमेटीज़ के साथ भी और सालार्स के ग्रुप्स के साथ भी। उन सारे मुश्किलात का हम हल निकालेंगे। दफ्तान में पाकिस्तान हाउस जो इमिग्रेशन की फैसिलिटीज़ है, काफिलों को वहाँ ठहराने के सारे बंदोबस्त उसमें शामिल है, सारे उस पॉलिसी का हिस्सा हैं। और कतन ये नहीं कि कोई प्राइवेट वीज़ा नहीं ले सकेगा, नहीं, प्राइवेट भी लोग वीज़ा ले सकेंगे। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी कर रहे हैं, जिन नुकात पर इतराज़ात होंगे उनका जायजा लेंगे। मकसद ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करना है। कैमरामैन इमरान नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने और शहर की जरूरत के पेश नजर मसरूफ मकाम फिरदौस मार्केट अंडरपास की तामीर का काम जारी है। अंडरपास की तकमील 3 माह के दौरान हो जाएगी। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक जाम के मसाइल से भी छुटकारा हासिल होगा। रिपोर्ट करेंगे इजलाल हैदर। शहरियों की मुसाफरत आसान बनाने के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोशा लाहौर में फिरदौस मार्केट पर बनने वाला अंडरपास बनेगा ट्रैफिक जैम का हल। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंजूरी पर जारी काम का मुआयना करने के मौके पर चीफ इंजीनियर हबीबुल हक रंधावा ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि शहरियों को बुनियादी जरूरत की फरहमी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है 3 माह में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। जो हमारा मतलबा नजर था कि इसके रेट्स कम आए तो वो पूरा हो गया, यानी 13 करोड़ रुपए की बचत इस मुकाबले के बाद होगी। तो हमें और क्या चाहिए? एक तो हमारी बचत होगी, दूसरा काम ये एक रफ्तार के मुताबिक हो रहा है और जब अल्लाह के फजल 30 अगस्त को काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर सारे इतराज़ात खत्म हो जाएंगे। 2 रोया अंडरपास 540 मीटर तवील और दोनों तरफ से 2 लेन्स पर मुश्तमिल होगा। जारी तरक्याती काम के बाइस आर्जी परेशानी, लेकिन मुस्तकबिल की सहूलत से शहरी भी खासे खुश दिखाई देते हैं। फायदा तो होगा अंडरपास बनने का, काफी देर खड़ा रहना पड़ता है, अगर बन जाएगा तो बहुत फायदा। आराम से वहाँ से आएंगे और आराम से यहाँ से गुजर जाएंगे, रश भी कम होगा यहाँ पे और इसका अवाम के लिए फायदा है ये जो बना रहे हैं। मंसूबा LDA अपने वसाइल से मुकम्मल कर रहा है, जिस पर तकरीबन 98 करोड़ रुपए लागत आएगी। शहरियों के गुजरने के लिए अंडरपास की तामीर के दौरान LDA की जानिब से मुतबादिल रास्ते भी मुख्तस किए गए हैं। तकमील के बाद जामे शीरी रोड पर पैदल सड़क पार करने वालों की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे।
प्रोजेक्ट की तकमील के बाद जहां आम शहरी अंडरपास से मुस्तफीद हो सकेंगे, वहीं पर हजारों गाड़ियों को भी पेट्रोल की मद में करोड़ रुपए की बचत होगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। आपको खबर दें, नैब ने शाहिद खाकन अब्बासी के खिलाफ LNG स्कैंडल में मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का फैसला कर लिया है। एक बैरून मुल्क फरार मुल्जिम का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया जाएगा। असलम खोखर से मजीद जान लेते हैं। असलम खोखर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी काशिफ, LNG रेफरेंस में जो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी के खिलाफ है, उसमें जायदाद जब्ती का जो मरहला आन पहुंचा और इस हवाले से साबिक MD PS जो शाहिद इस्लाम है उनको इख्तियारी मुल्जिम करार दिया जा रहा है, जबकि जो शनाख्ती कार्ड है उसको भी ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है, जबकि उनकी जायदाद जब्ती की जो कार्रवाई है उसका भी आगाज करने का फैसला किया गया है। इसके लिए जो नैब है वो जायदाद जब्ती के लिए ज़ाब्ता फौजदारी के दफा 88 के तहत जो है वो दरखास्त देगी और नैब तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि जो मुल्क में शाहिद इस्लाम है वो बैरून मुल्क रोपोश और जानबूझकर जो है वो अदालती कार्रवाई का सामना नहीं कर रहे, जिसकी बुनियाद पर जो ये सारी कार्रवाई की जाएगी। मुल्जिम शाहिद इस्लाम के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी इस हवाले से जारी किए जा चुके हैं। जी असलम खोखर, ये बताएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुल्जिम शाहिदुल इस्लाम बैरून मुल्क रूपोश हो चुका है, तो फिर क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है वापस लाने के लिए? जी काशिफ, उसके लिए अदालत जो है वो पहले समन जारी कर रही है। अगर समन जो मुतलका उनका एड्रेस होता है वहां पर पहुंच जाए तो ठीक, नहीं तो उसके बाद जो बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला के जरिए समन की जो तामील कराई जाती है, अगर वो नहीं होती तो फिर अदालत जो है उनको हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से हुक्म देती है कि मुल्जिम जो है उसको जो है वापस ले लिया जाए और उसको वापस लाया जाए ताकि उनकी जो कार्रवाई है, उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई है, उसको कंप्लीट कर सके। तो उसमें जो हुकूमत है फिर उसको इस हवाले से हिदायत होती है कि वो मुल्जिम को लेकर आए ताकि इनकी जो अदालती कार्रवाई है उन पर जो इल्जामात हैं उन पर जो फर्द जुर्म ऐड करनी है या उन पर जो भी कार्रवाई अदालत करती है तो की जाती है। बहुत शुक्रिया असलम खोखर आपका। इंग्लैंड सीरीज वोस्टरशायर में आज से 2 रोजा प्रैक्टिस मैच शुरू हो रही है। आपको बताएं कि इंग्लैंड सीरीज वोस्टरशायर में आज से 2 रोजा प्रैक्टिस मैच शुरू हो रहा है। और अब आपको बताएं कि 5 जुलाई 1977 के दिन को गुजरे 4 दहाइयां बीत गई, मगर इसका दर्द आज भी कम ना हो सका। आज ही के दिन 4 दहाइयां पहले जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। जमहूरियत का दर्द रखने वाले 5 जुलाई के दिन की तलखी को आज भी महसूस करते हैं। ये दिन तारीख की पेशानी पर स्याह धब्बे की तरह मौजूद है। 5 जुलाई 1977 के दिन पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से धकेलकर तख्त पर कब्जा कर लिया गया। ये कोई और नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 के आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद करके पाकिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत को चलता किया और मार्शल लगा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही वो शख्सियत थे जिन्होंने पहली मर्तबा तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से मुल्क का आइन तश्कील दिया। 1 लाख के करीब कारकुनों को कोड़े, डिफरेंट लोगों को कोड़े मारे गए, डिफरेंट लोगों को शाही किलों में बंद किया गया, सजाएं दी गई, 25 साल की कैद दी गई, उम्र कैद दी गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने डट कर मुकाबला किया। 5 जुलाई 1977 को जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचा वो 4 दहाइयां गुजरने के बाद भी पूरा ना किया जा सका। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और पार्लियामान को सोचना होगा कि आइन की हिफाजत, पासदारी के लिए जाती अनाद और मफादात से बालातर होकर अवाम के समाजी, मुआशी और सियासी मफादात की खातिर आगे बढ़ना होगा। पाक फौज के बहादुर सपूत और मार्का कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का आज 21वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मार्का कारगिल में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाने और हेबत तारी कर देने वाले 29 साला फौजी जवान को बहादुरी के एजाज में निशाने हैदर से नवाजा गया।
भारत के साथ कारगिल की जंग में दौरान मादरे वतन का दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहादत के वक्त दुश्मन भारतीय फौज ने इन्हें घेर लिया और हथियार डालने का कहा, लेकिन इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। इनकी शुजाअत का एतराफ भारतीय फौज ने भी किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को जुर्रत और बहादुरी के एतराफ में पाक फौज के सबसे बड़े एजाज निशान। मकबूजा कश्मीर में मोहलिक वबा का शिकार होकर 2 और कश्मीरी जिंदगी की बाजी हार गए। जान से जाने वालों की तादाद 130 तक पहुंच गई है, जबकि वादी में आज भी गैर कानूनी कर्फ्यू बरकरार है। मजालिम का सिलसिला भी जारी है। 12 माह की जबरी पाबंदी और भारतीय फौज के मजालिम के पे दर पे टूटते पहाड़। मजलूम कश्मीरियों की जिंदगी तो पहले ही अजीरन थी, अब मौलिक वबा के हमले भी बड़ी आजमाइश बन चुके हैं। कोरोना से मुतासरा 130 अफराद जान की बाजी हार चुके। आलमी अमूर के माहिरीन की जानिब से अरसा दराज से निशानदही की जा रही है कि नामुसाइद हालात में जिंदगी बसर करने वाले मकबूजा कश्मीर के अवाम पर किसी भी वक्त मौलिक वबा हमला आवर हो सकती है। ऐसी सूरत में जब वादी में न इलाज की सहूलत है और न मुनासिब खुराक मुहैया की जा रही है, कोरोना फैलने से बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। मकबूजा वादी में आज भी खौफ व दहशत का राज है। सड़कें और गलियां छावनी का मंजर पेश कर रही हैं। भारतीय फौज का जब जी चाहे रात की तारीखी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुस जाती हैं। माल असबाब लूट लिया जाता है, नौजवानों को गोलियां मार दी जाती हैं या गिरफ्तार कर लिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम आखिरी हदों को छू रहे हैं, लेकिन आलमी ज़मीर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। ईरान ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम उठाने का फैसला कर लिया। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि मास्क न पहनने वालों को सरकारी सहूलतें नहीं मिलेंगी। हसन रूहानी ने खुद भी मास्क का इस्तेमाल शुरू करते हुए कहा कि दूसरों को सेहत का भी खास ख्याल रखा जाए। कोरोना की वबा को रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। हसन रूहानी ने कहा कि मास्क न पहनकर कवानीन को तोड़ने वालों के लिए सरकारी सहूलियात बंद कर दी जाएंगी। अगर अवाम दफातर, दुकानों या काम की जगहों पर कवायद तोड़ देते हैं तो उन जगहों को 1 हफ्ते के लिए सील किया जाएगा। ईरान में कोरोना वायरस से 2,37,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए, जबकि 11,408 अफराद जाँ बहक हो गए। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि गर्मियों की दोपहर में मिस्सी रोटी के साथ चाटी की लस्सी, देसी मक्खन, अचार और शक्कर दस्तरखान पर सज जाए तो देसी खाने का लुत्फ ही आ जाता है। मुल्तान के अवाम ने देसी खाबे खाने के लिए ढाबों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट तैयार की है अहमद काशिफ ने। किस्मत अच्छी हो तो लजीज लजीज खाने नसीब होते हैं, और अगर ज्यादा अच्छी हो तो मुल्तान का देसी खाना, वो भी इतना मजेदार के पेट भर जाए मगर नीयत न भरे। सूंधी सूंधी खुशबू वाली मिस्सी रोटी, मक्खन, साथ में अचार की प्लेट और शक्कर का मजा, आए हाय 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 हाय, भरा है ना मुंह में पानी। तो जनाब, गर्मियों की दोपहर हो और चाटी की लस्सी के साथ ये तमाम चीजें दस्तयाब हो तो खाए बिना रहा नहीं जा सकता। हमें तो खैर ढाबा मालिक ने रस्मन भी नहीं पूछा, लेकिन जो मौजूद थे उनका कहना था कि मजा आ गया। हमने इनसे चाटी की लस्सी ली है, मिस्सी रोटी ली है, साथ में अचार, चने आप देख रहे हैं, शक्कर है, मक्खन है। इनका बहुत अच्छा टेस्ट है, खाया भी अच्छा जाता है और माशाल्लाह मेयार के साथ साथ इकोनॉमिकल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खा के बंदा अच्छा महसूस करता है, ठंडा महसूस करता है और फरात महसूस करता है। ये बेहतर लगता है। देसी खानों में बहुत ही टेस्ट भी होता है और इसमें एंजॉय भी होता है। ठंडी ठार लस्सी ऐसी कि मुल्तानियों को सेक्रेट ना मिलने का गम ठंडा हो जाए, मगर मिस्सी रोटी की मिर्चें, अचार की खटास और शक्कर की मिठास ऐसा सियासी जायका बनता है कि सब खट्टा मीठा हो जाए। ऐसे ही खट्टे मीठे जायके के मतवाले दूर दूर से ये देसी खाना खाने आते हैं। गर्म मौसम में चाटी की लस्सी का ठंडा ठार गिलास तबीयत में फरहत का एहसास पैदा करता है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।